नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है। इतना सा समझ लीजिए कि जो रणनीति लेकर बीजेपी, कांग्रेस या अन्य जो भी दल हैं वो लेकर चल रहे थे अपनी रणनीति, उस रणनीति का खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। टारगेट सेट कर दिए गए हैं, किसका क्या लक्ष्य है ये सब कुछ हिसाब किताब सामने रख दिया गया है। लेकिन किसकी रणनीति धरातल पर कामयाब होगी, इसका जवाब तो आप ही देंगे। इसलिए उससे पहले जो बयान सुनाए जा रहे हैं उनको सुन लीजिए 24 की खबर में। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा है कि बैठक में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। बीजेपी 370 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता 370 की जीत जरूर दिलाएगा। आज के पदाधिकारी बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि संकल्प तय है, उसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तैयारी पूरी है, कार्यकर्ताओं में जोश है, यह अधिवेशन है संकल्प पूरा करने का और एक दिन विश्वास है कि संकल्प जरूर पूरा होगा। संकल्प तय है, उस संकल्प को पूरा करना, उसकी तैयारी के लिए अधिवेशन है। संकल्प पूरा होगा, ये विश्वास है। तो आपने सुना क्या कहा जा रहा है। अब जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को एक बड़ा मूल मंत्र दिया जा रहा है और ये बताने का प्रयास भी किया जा रहा है कि ये जो अधिवेशन है ये नाम का अधिवेशन नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में बीजेपी का भविष्य सुनहरे शब्दों में लिखने के लिए इतिहास तैयार करना है। इसलिए इस तरह का अधिवेशन जब बुलाया गया है तो इसमें जितने भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे उनको जीत का मूल मंत्र पीएम मोदी देंगे। बीजेपी के इसी राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी अपनी जानकारी के हिसाब से बहुत कुछ बताया भी है और ये भी कहा है कि सब लोगों ने अब मन बना लिया है कि अगली सरकार फिर से भाजपा की ही होने वाली है। लोगों ने मन बना लिया है, अगली सरकार फिर बीजेपी के होंगे। तो आपने सुना क्या कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से। एक बात और हम साफ करना चाहते हैं कि इस अधिवेशन में पीएम मोदी का भाषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जब पीएम मोदी अपनी ओर से संदेश देंगे तो वो संदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा और उसके आधार पर ही बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि एक टारगेट बड़ा सेट कर दिया गया है। एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार। ये बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक बड़ा लक्ष्य अब हासिल करने की तैयारी यहीं से दिखाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बीजेपी विधायक भी यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही अपनी ओर से जानकारी भी दे रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ही उत्साह के साथ और जोश के साथ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये जो कार्यकारिणी जानकारी दे रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां पर और मजबूती देने के लिए तैयारी चल रही है और जहां पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली वो भी एक बड़ा टारगेट सेट किया गया है। पूर्ण जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी, और जितने भी यंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव ये कार्यकारिणी रहेगी। और स्पेशली गुजरात की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पे देखा है और इस बार 26 की 26 लोकसभा सीट्स हम विद 5 लाख प्लस लीड्स के साथ जीतने वाले हैं। और अब सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बीच चुनाव में बीजेपी ने
400 प्लस सीटें जीतने का बड़ा भारी भरकम लक्ष्य भी रखा है। ऐसा होता है एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाली बात हो सकती है। इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में सीटें मिलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा भरोसा है कि सीटें ज्यादा से ज्यादा ही आने वाली है। अगर जीतेंगे बढ़िया, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी। पूरा अगर जीतेंगे बढ़िया। कई बार इधर से उधर सट्टा बदलते हुए अपनी राजनीतिक पारी को एक नया आयाम दिया है। इस बार फिर से एनडीए में गए हैं तो उनको भरोसा है कि एनडीए इनका भला करेगा। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने भी चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने भी दोहराया कि 400 पार का नारा जरूर कामयाब होने वाला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा और ये भी कह दिया कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नजर तक नहीं आ रही। सहित पूरे देश के अंदर कमल किस प्रकार से खिले, और मैं समझता हूं जिस प्रकार का नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, एनडीए 400 पार का नारा जो दिया गया है मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार के काम सरकार ने किए हैं, गरीब कल्याण से लेकर के चाहे युवा का कल्याण हो, महिला हो, किसान हो, सब वर्गों के भले के लिए जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार जाएगी और एनडीए 400 पार जाएगी। तो आपने सुना, सुभाष बराला ने भी उसी टारगेट को दोहराया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंच चुका है, लेकिन कामयाबी मिलेगी नहीं, वक्त बताएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बीजेपी की तैयारी भी खूब लग रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी अपनी जुबानी बताया और ये भी कहा कि पूरे हरियाणा में हमारी तैयारी पूरी है। इस बार चुनाव सकारात्मक मुद्दों पर होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरकों में नहीं जाते हैं, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं। और बाकी पार्टियों ने तो अभी संगठन बनाना है। अगर आप हरियाणा में देखो तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, यानी 15 परिवारों पर एक आदमी हम तय कर चुके हैं और सारे हरियाणा में उनके सम्मेलन हो चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है और पहली बार ये जो चुनाव होने जा रहा है ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर भी खूब सियासी प्रहार किया और यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी नकारात्मक बात करती है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी अपनी ओर से कहा कि कांग्रेस ने किसी को कुछ भी नहीं दिया है और कहीं भी कांग्रेस दिखाई तक नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी में नकारात्मक सोच भरी हुई है। हर चीज को वो नेगेटिव एंगल से देखती है। उन्होंने, आप बताओ, इतनी योजनाएं हम बता रहे, इतनी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं और जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने आज तक किसी की सराहना की है? नहीं, वो हमेशा नकारात्मक ही बात करते हैं। तो आपने सुना किस तरह से विपक्ष को भी आईना दिखाते हुए नजर आए हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, और इसी बेबाकी के साथ वो जाने भी जाते हैं। विपक्ष क्या कहता है, देखने वाली बात है। और मौका मिले तो सुभाष बराला भी क्यों ना कांग्रेस को कोसे। सुभाष बराला से खबरें तक ने खास बातचीत की है और कांग्रेस पर भी खूब उन्होंने सियासी तीर छोड़ ही दी है। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं पर नजर तक नहीं आ रही है। कांग्रेस को देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस की तैयारियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, किस प्रकार की तैयारियां उनकी हैं। हाँ, लेकिन जनता के बीच में जो कांग्रेस का एक वातावरण बना हुआ है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देती, हरियाणा में भी नहीं और पूरे देश में भी नहीं। देश में जिस प्रकार से राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है, पहले भी यात्रा चल रही थी, जहां जहां राहुल गांधी गए यात्राएं लेकर के, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ है।
निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का यही हाल इस चुनाव के अंदर होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने चुनाव को लेकर बयान दिया और यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है और यह तैयारी अब बीजेपी नेताओं की जुबानी दिखाई देने लगी है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरे 10 साल के अंदर केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया, गरीब कल्याण के लिए काम किया है, युवाओं के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया है, निश्चित तौर पर हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से प्रेरित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। बीजेपी का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और एक एक सीट बहुत मायने रखती है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन सत्ता विरोधी लहर क्या काम आएगी या नहीं, देखने वाली बात है। भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव को लेकर अप्रैल या फिर मई 2024 तक चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर सभी पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की खासकर बात होती ही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह कहा है कि राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। राज्य में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं उन्होंने बताया और ये भी कहा कि जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने उन्हें कई बार नकार दिया है। उनकी नीति और एजेंडे को जनता बिल्कुल नापसंद कर रही है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां हैं और एक परिवार की पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर के। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की फिर से बात करें तो केंद्रीय मंत्री दर्शना ने यह कहा भी है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं इसका हिस्सा हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं खुश हूं कि मैं इसी पार्टी की सदस्य हूं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी संगठन से निकले हुए हैं। उन्होंने खुद संगठन को इतना महत्व दिया हुआ है, वो भी पूरे समय रहते हैं। 5 साल 10 साल सरकार ने क्या किया, उसके साथ में आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरह का अमृत मंथन रहेगा, पार्टी का रोल क्या करेगा, हर एक लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वो अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को महत्व मिला है, जो पार्टी में 33% देने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे कई सेल है, जो सब लोग मिलकर पूरे देश से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने अपने संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आइए अब बिहार की राजनीति को भी देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर अब बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये कहा कि एक तरफ राहुल गांधी देश को लूटने वाले हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, जो कि उनका परिवार भी प्रदेश को लूटा है। लुटेरों के साथ अब नीतीश कुमार कभी नहीं जाएंगे। कहां लुटेरे के पास जाएंगे? उन लोगों ने तो लूट लिया पूरा बिहार। एक तरफ राहुल गांधी देश को लूटने वाले और दूसरे तरफ लालू जी का परिवार जिसने बिहार लूटा। लुटेरे के साथ थोड़े नहीं अब नीतीश जी जाएंगे। लालू जी ने राहुल गांधी को पीएम, स्वाभाविक है, लुटेरा लुटेरे की पैरवी करेगा ना। तो आपने सुना क्या कहना है सम्राट चौधरी का। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव भी एक बड़ी परीक्षा एनडीए की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरी तरह से जो विरोध है वो बीजेपी अपनी बातों में ही कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि ये जो राजनीति है ये वोट की राजनीति है और साथ ही कोर्ट पर जनेऊ पहनाकर चुनाव में कार्यकर्ता उन्हें घुमाते होंगे। इनके चेहरे पर क्या है ये सबको मालूम है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि छद्म वेशधारी लोग हैं, कोर्ट पर जनेऊ पहन के चुनाव में घूमते हैं। चेहरे पर क्या है, मन में क्या है, दिल में क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत एकदम स्पष्ट है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगातार बीजेपी के नेता कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यात्रा का जो आगाज है वो जिस तरह से होने की तैयारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की थी, उसके बाद से बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। यूपी में न्याय यात्रा का दूसरा दिन था और राहुल गांधी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच अपना संदेश पहुंचाने का भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला और यह भी कहा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को किसी से खतरा है तो वो आम आदमी पार्टी से है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव नहीं हारी तो फिर 2029 में आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश किया और इस पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य के लिए कांग्रेस का दूसरा बजट है। उन्होंने अपने पहले बजट में जो वायदे किए थे उनमें से 95% वायदे अभी तक अधूरे पड़े हैं और ये बजट लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है, इसलिए कांग्रेस झूठे वायदे कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का यह दूसरा बजट है। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जो पिछला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें से 95% से ज्यादा जो घोषणा की है उन पर काम ही नहीं हुआ। बजट पढ़ा और वो उसके बाद वहीं का वहीं, उस पर काम ना योजनाएं बनी ना जमीन पर उतरी है। एक परिस्थिति तो यह है। अभी ये बजट जो है ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और वहीं AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम ज्यादा संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि बिहार विपक्ष बीजेपी को नहीं रोक सकता। मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि हमारे 4 विधायकों का क्या हुआ है, वे अब सारी विश्वसनीयता ही खो चुके हैं। और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिलाने लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि जयंत चौधरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि वो INDA गठबंधन छोड़ेंगे और क्या NDA में शामिल होंगे। अब लगभग जवाब तो मिल चुका है। आम चुनाव से ठीक पहले पूरी तैयारी RLD ने कर तो ली है, लेकिन पत्ते नहीं खोले गए हैं।
सभी पार्टियों ने दमखम दिखाया तो आरएलडी कहां पीछे रहने वाली थी। अब जयंत चौधरी से बार बार सवाल पूछा जा रहा था। उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तब मैं इस बारे में बोलूंगा कि मैंने INDIA गठबंधन क्यों छोड़ा और भविष्य के लिए हमारा क्या विचार है और हम अपने लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे आज नहीं। तो आपने सुना जयंत चौधरी ने क्या कहा है। अभी भी बहुत कुछ बातें वो कहना तो चाहते हैं लेकिन समय मांग रहे हैं। INDIA गठबंधन पर खूब निशाने साधे जा रहे हैं। यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि INDIA गठबंधन खत्म ही हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मैं वास्तव में ये गठबंधन में है तो समाजवादी पार्टी को यूपी में कांग्रेस में शामिल होना चाहिए था। अपने पिछले चुनाव और फैसलों पर पर्दा डालने के लिए वे INDIA गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए हैं। सही माने में अगर इंडिया गठबंधन के अंग थे तो इन्हें उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है 5 बार, तो जाकर उन्हें स्वागत करना चाहिए। तो दूरी ही बता रही है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। आज के दिन में हम पहले बताए इंडिया जो है UPA के उस पुराने जितने भी कृत थे जो उनके षड्यंत्रकारी रवैये थे उसको तो अपने दबाने के लिए एक इंडिया का नाम दिया गया। और जितने नेता थे दल वो कांग्रेस के गलत नीतियों के विरोध में ही खड़ा हुए हैं, बड़ा हुए हैं। और दल तो दिखते थे, दिल उन आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दरवाजा खुला वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए, हम सब एक साथ हो गए हैं। यानी कि NDA के साथ अब JDU हो चुकी है, जैसे पहले थे वैसे अब हैं और जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी। चीजें ठीक नहीं चल रही थी इसलिए RJD छोड़ी गई है, RJD का साथ छोड़ा गया है। ये बात नीतीश कुमार कहते नजर आए। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, हम लोग एक साथ हो गए हैं, हम एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या नमन तो करते ही रहते हैं। आप तो मेरी आदत है, तुम लोग अपना आ रहे थे, तुम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ हैं, क्योंकि हम लोगों ने साथ। अब बात कांग्रेस के नेता कमलनाथ के आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने के कयासों पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे, उनकी बातचीत उनसे हुई है, वे छिंदवाड़ा में ही थे। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की हो, वे उस समय भी उनके साथ खड़े थे जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी, तब भी वो उनके साथ थे। तो अब कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बयान पर एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने यह कहा है कि ये लोकतंत्र है, इसलिए हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार जरूर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर संसद है और कल जिस तरह से संसदीय प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया गया है वो हमारे जैसे प्रतिबद्ध लोगों के लिए बहुत दर्दनाक था। Democracy, so everybody has a right to contest. So I think it's a fair thing to say, but it's very unfortunate and painful that the temple of democracy is Parliament. And yesterday, the way parliamentary procedures were mocked is very, very unfortunate and very, very painful for committed and dedicated people like us. While because we look up to Pandit Jawaharlal Nehru, Atal Bihari Vajpayee, Sushma Swaraj ji, C.D. Deshmukh, Madhu Dandavate, Y.B. Chavan, these are tall leaders of India who actually made a difference by debating and
झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस के विधायक अब दिल्ली पहले जाना चाहते हैं। उससे पहले जो बातें सामने आ रही है वो भी सुर्खियां बन रही है। कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी अपनी ओर से कहा कि हमने कैबिनेट विस्तार होने से पहले ही अपने विचार रख दिए हैं। हमारी मांग ये थी कि अब नए चेहरों को जगह दी जानी चाहिए। हम लोगों की जितनी भी बात थी, हम लोगों ने ओथ के पहले भी आदरणीय प्रभारी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी के और सीएलपी सर के उपस्थिति में अवगत करा दिया गया है। हम लोगों ने पहले भी सब एकजुट होकर के अपनी सारी बातों को रखा है और ओथ के बाद भी जो हमारी बातें थी, जो अश्योरेंसेस हम लोगों को बताया गया है, उसके बारे में फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया। हम लोग सभी चाहते थे कि अगर फेरबदल हो रहा था, फिर से सरकार का गठन हो। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन लगातार बने रहिए खबर के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।